चलिए तो हम इन आंकड़ों पर भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के पहले फेज की जिन 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है उस पर भी बात करेंगे। सियासी मध्य प्रदेश के जोड़ गणित को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अजय वकील साहब जुड़ रहे हैं भोपाल से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। पहले भी हम चुनावी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग देश के अलग अलग राज्यों की 102 सीटों पर हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे समझना चाहूंगा आज की 6 सीटें, जिनमें शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी तमाम हॉट सीटें हैं। छिंदवाड़ा पर तो सबकी नजरें हैं ही। क्या कहेंगे अब तक के प्रतिशत पर? देखिए, आपने जो अभी आंकड़ा बताया है, मेरे ख्याल से अगर यही गति रही मतदान की तो निश्चित रूप से 70% के आसपास जाएगा ये अंतिम आंकड़ा। और अगर ये 70% और उससे ऊपर जाता है तो लगभग पिछला चुनाव में जो वोट पड़े थे लगभग उसी के आसपास जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नतीजों में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लगभग वही नतीजे आने वाले जो पिछले चुनाव के अंदर थे। छिंदवाड़ा का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल जो ये एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर सारे देश की नजरें लगी हुई हैं और बीजेपी मिशन 29 के तहत इस सीट को जीतने के लिए पूरे ये इनके प्रकार इसको जीतना चाहती है, पूरी ताकत लगा दी है उसने। अगर पिछले इन 6 सीटों का अगर हम आकलन करें तो पिछले चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी छिंदवाड़ा में, जो 82% से ऊपर थी। और उस 82% में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे थे, वो मात्र 37,000 से जीत पाए थे। अगर ये परसेंटेज उसके आसपास जाता है, उससे भी आगे जाता है, तो इस बार कांग्रेस की जीतने की संभावना उतनी कम होती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और बीजेपी की जीतने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। दूसरी सीट है जिस पर लोगों की निगाह है, मंडला की है। और मंडला सीट बीजेपी की दृष्टि से खतरे में थी, क्योंकि पिछली बार जो फग्गन सिंह कुलस्ते इसी सीट से केवल 47% वोट लेकर के जीत पाए थे, जो 50% से कम था। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अधिकांश प्रत्याशी 50% से ज्यादा वोट लेकर के जीते थे। तो ये सीट थोड़ी खतरे में है। यहाँ अगर उनको नुकसान पहुंचेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि वो शायद थोड़े बहुत मार्जिन से वो निकल जाएंगे। लेकिन बाकी जो 4 सीटें उनमें लगभग एक तरफा स्थिति होने वाली है। पिछले चुनाव में भी यही था। सारे प्रत्याशी जो है 50, 55, 54, 53 इन प्रतिशत वोटों से जीते थे। बहुत ज्यादा स्थिति वो नहीं है। मेरे ख्याल से सीधी विभाग का मामला, चूंकि आपने बताया वहां पे अभी मतदान प्रतिशत कम है, तो वहां स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अजय प्रताप सिंह खड़े हुए हैं और ये बीजेपी के ही नेता रहे पुराने। वो बगावत करके खड़े, तो ये नुकसान किसको पहुंचाते हैं देखने की बात है। अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वरना तो इतना बहुत कठिन नहीं है। एक चीज और भी है सीधी सीट के ऊपर कि यहाँ पर आदिवासी मतदाता जो है वो फैसला करते हैं। हालांकि जनरल सीट है ये, लेकिन आदिवासी गोंड आदिवासी वहां पर 37% वोट है इनका। ये जिसकी तरफ झुक जाएगा वो तहसील जीत जाएगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति ज्यादा बेहतर है, जीतने की संभावना उसकी ज्यादा है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास अजय जी। अच्छी बात आपने कही है, लेकिन दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जिन 6 सीटों पर आज मध्य प्रदेश की वोटिंग हो रही है उसमें एक सीट सीधी भी है। और अब तक दोपहर 3 बजे तक जो आंकड़े आए हैं वो सीधी के थोड़े परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 40% वोटिंग हुई है। सीधी शहर के ही संजय गांधी कॉलेज में एक मतदान बूथ बनाया गया है 230, और वहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। वहां के जो सदस्य हैं विनोद कुमार, उनसे जब एनडीटीवी संवाददाता ने बातचीत की तो उनका कहना है कि यहां पर 600 वोटर्स में से अब तक सिर्फ 160 वोटर्स ही पहुंचे हैं, इसलिए 50% भी आंकड़ा क्रॉस कर पाए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमारे संवाददाता ने विनोद कुमार से बातचीत की सीधी में, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोपहर तक की स्थिति ये है कि हर मतदान केंद्रों में बहुत कम मतदाता मतदान के लिए पहुंचे हैं। हम आदर्श मतदान केंद्र में हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 230 संजय गांधी कॉलेज में हम मतदान केंद्र बनाया गया है। और हम यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि अभी तक मतदान की क्या स्थिति है, और जो संभावना दिख रही थी कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा, तो अभी 600 से अधिक मतदाता यहाँ हैं, किंतु 135 या 40 के आसपास ही लोग मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार द्विवेदी। कितना अभी मतदान कर चुके हैं मतदाता? अभी तक 160 करीब 160 लोग आए हैं, तो बहुत कम है प्रतिशत अभी। हाँ, मतदान प्रतिशत जरूर कम है। धूप ज़्यादा है, धूप की वजह से हो सकता है लोग दोपहर में नहीं निकल पा रहे हों। तो अभी उम्मीद है कि जैसे अभी देख रहे हैं कि दोपहर बाद का समय है, तो शाम तक लोग निकलेंगे, जो 6 बजे तक समय है उसके पहले आकर के वोट करेंगे। निश्चित है मतदान बढ़ेगा।
ये शहरी क्षेत्र का मतदान केंद्र है और फिर भी ऐसे जागरूकता का अभाव तो नहीं कह सकते इस मतदान केंद्र पर? जागरूकता का अभाव नहीं है, अब ये धूप की वजह से हो सकता है, ऐसा अनुमान हम लोगों का है कि धूप में लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि लोग आएंगे और मतदान करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा यहाँ मतदान के दौरान? कोई असुविधा नहीं है, पूरी सुविधा शासन द्वारा दी गई है। पोलिंग के बाहर पर्याप्त छाया दिया गया है, टेंट लगाए गए हैं देख रहे हैं बहुत बाकायदा सजाया गया है इस पोलिंग बूथ को और बढ़िया व्यवस्था है। कुछ वितरण भी कर रहे थे आप लोग, टोपी और चॉकलेट की जानकारी मिली थी, ऐसा कुछ है क्या? हम तो पोलिंग दल वाले हैं तो हमको इसकी जानकारी नहीं, अच्छा, बाहर जो लोग रहे होंगे समाज सेवा वो करते रहे होंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं। जी। क्या नाम लिखते हैं आप? विनोद कुमार द्विवेदी। तो ये थे विनोद कुमार द्विवेदी, जिनका ये कहना था कि मतदान का जो प्रतिशत है वो अपेक्षित नहीं है, कम है, लेकिन निश्चित रूप से दोपहर के बाद का जो समय है उसके बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लोग मतदान के लिए निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। चलिए, तो आपने देखा मध्य प्रदेश के सीधी सीट पर जो संजय गांधी कॉलेज है वहां पर ये जो बूथ बनाया गया है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है लेकिन आंकड़े कम हैं। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगा, छिंदवाड़ा और बालाघाट के वोटिंग परसेंटेज तो अच्छे आ रहे हैं दोपहर 3 बजे तक, 60 क्रॉस अभी तक हुए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं शाम तक ये 70-75 तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक सीधी में सिर्फ 40%। ये तो 50% भी आंकड़ा क्रॉस हो पाएगा कि नहीं, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, अभी कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंचा तो जल्दबाजी होगी, हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो 3 बजे के आंकड़े दिए हैं वो भी मेरे ख्याल से जो कलेक्ट किए गए होंगे वो लगभग 1-1.5-2 घंटे पहले के आंकड़े होते हैं, वो 1-2 घंटे बाद जारी होते हैं। तो ये भी लगभग 1 या 2 बजे तक का आंकड़ा होगा, इसमें भी अब चेंज आया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने बताया, जो मतदान अधिकारी थे, कि शायद धूप की वजह से लोग नहीं आ रहे होंगे, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि सीधी के अंदर चुनाव टसल वाला है, मतलब एक तरफा चुनाव नहीं है। कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो वो एक अच्छे दमदार कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा जो राजेश मिश्रा जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं वो भी महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, और तीसरे हैं अजय प्रताप सिंह। इसलिए वहाँ पर मुकाबला केवल 1-1 नहीं है बल्कि चतुष्कोणीय है। एक और लक्ष्मण सिंह बैस जो निर्दलीय खड़े हैं वो भी एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट माने जा रहे हैं। तो मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन फिर भी अगर वोटर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। जहाँ अमूमन देखा जाता है कि जहाँ पर टसल का मुकाबला होता है वहाँ पर वोटर ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन सीधी में हमें वो होता दिख नहीं रहा अभी तक का जो आंकड़ा कह रहे हैं आप। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अभी एकदम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। 6 बजे तक जो स्थिति बनेगी उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहाँ स्थिति क्या बनी है। हाँ, लेकिन अगर मतदान कम हुआ तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये जरूर चिंताजनक बात है। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, छिंदवाड़ा की सब चर्चा कर रहे हैं अजय जी। छिंदवाड़ा में मैं सुबह से रिएक्शन सुन रहा हूं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज छिंदवाड़ा में जा रहा है ये बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि नकुलनाथ के पक्ष में जा रहा है। अपने अपने दावे राजनीतिक दलों के ठीक है, लेकिन देश भर की नजरें छिंदवाड़ा पर भी, और अगर ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है तो मध्य प्रदेश में और अधिक संकट गहरा सकता है। छिंदवाड़ा को लेकर नेताओं के इन दावों को लेकर और परसेंटेज जो अब तक 58% आए हैं 3 बजे तक, इस पर क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा की अगर विशेष हम बात करें। देखिए, छिंदवाड़ा में पिछली बार भी जबरदस्त मतदान हुआ था। 82% मेरे जो आंकड़े हैं 82.42%, मतलब 82% वोट पिछली बार पड़ा था, और उसमें भी जो है वो नकुलनाथ, लेकिन इतना पड़ने के बाद भी नकुलनाथ केवल 47% वोट ही ले पाए थे और किसी तरह 37,000 से जीत पाए थे, जबकि उनके पिताजी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। सरकारी मशीनरी उनकी लगभग थी, उसमें उनका कहीं ना कहीं असर था। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे। उसका कारण और जो बीजेपी के नथन शाह हैं उनको लगभग 45% वोट मिला था। दोनों की जीत के अंतर में केवल 3% का अंतर था, और यह जीत भी हार में बदल सकती थी अगर पिछले चुनाव के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन सिंह भट्टी और एक बीएसपी से खड़े थे जनेश्वर गजभिये, अगर ये 4% वोट नहीं काटे होते तो बीजेपी जीत सकती थी पिछले चुनाव के अंदर ही। तो इस बार मुझे मुकाबला वाकई कड़ा है। अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पिछली बार की तुलना में तो फिर कांग्रेस के लिए हारने की संभावना ज़्यादा है बजाय जीतने के। ये मतदान बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2 मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं और सरकार ने बिल्कुल हर तरीके से इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और बहुत कुछ ये कि छिंदवाड़ा की जीत अंततः मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगी कहीं ना कहीं, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए है कि ये बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अगर मतदान कम हुआ तो कांग्रेस के लिए खतरा ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बालाघाट की हम बात करें, अब तक 6 सीटों पर सबसे अधिक परसेंटेज बालाघाट पे आया है, 60 क्रॉस कर गया है। बालाघाट में भी हम देखते हैं अधिकांश आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है और आदिवासियों को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने साधने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव में आदिवासी किसके साथ, क्या समीकरण देख रहे हैं आप खास तौर पर आदिवासी वर्ग को लेकर? नहीं, देखिए बालाघाट सीट वैसे तो जनरल सीट है और यहाँ पे 2 या 3 विधानसभाएं एसटी की हैं, बाकी तो जनरल ही हैं सारी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में ये बंटवारा लगभग 8 विधानसभा सीटें लगती है इसमें, जिसमें 4 कांग्रेस के पास है और 4 बीजेपी के पास है, लेकिन बराबरी का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जाति समीकरण बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं और तीनों अलग अलग जातियों के हैं। जो भारतीय पारदी जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है वो पवार जाति से आती हैं और जो सम्राट सरस्वार हैं वो कलार जाति से आते हैं और जो बीएसपी से कंकर मुंजारे खड़े हैं जो पहले भी सांसद रह चुके हैं एक बार, वो लोधी जाति से हैं। तो 3 बड़ी ओबीसी की बड़ी 3 जातियां हैं जो उनका वोट बैंक है वो बड़े प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में जातिवार वोट तो ये बटेगा लगभग। लेकिन कंकर मुंजारे पिछले इलेक्शन में भी लड़े थे चुनाव बीएसपी से, लेकिन उनको मात्र 85,000 वोटें मिल पाए थे और ज़्यादा किसी का नुकसान कर नहीं पाए थे। ढाल सिंह बिसेन जो है पिछली बार टोटल वोट का 50% से भी ज़्यादा ले गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा फर्क आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये सीट लूज करेगी, क्योंकि जो अदर देन ओबीसी है, आदिवासी और जनरल वोट, ये बीजेपी अगर मुड़ता है तो निश्चित बीजेपी की जीत आसानी से हो सकती है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पैनल में बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन जुल्फिकार का मैं पहले रुख करना चाहूंगा, क्योंकि बस्तर की इकलौती सीट पर आज छत्तीसगढ़ की जिन 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जुल्फी, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? लगभग 4:15 बज गए हैं शाम के। दीपक, मैं तस्वीर वो दिखाऊंगा क्योंकि बस्तर के अधिकांश क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग थी। अब पोलिंग पार्टियां वापस आना शुरू हो गई हैं। प्रवीण से कहूंगा, प्रवीण जूम करके दिखाइए क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे छिंद्रनार का अभी कुछ हाल में ही ब्रिज बना है। तो जो पोलिंग पार्टी अंदर जाती हैं वो पैदल आती हैं। तो जो सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं वहाँ पे पोलिंग पार्टी पैदल चल रही है और उनके साथ ईवीएम मशीन और तमाम जो जरूरी सामान है वो है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख रहे हैं उनके साथ उनका डॉग भी है और दोनों तरफ से सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। मतलब 100 मीटर इस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं और 100 मीटर इस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं। और बीच में जो है ना, आप सामने देखें कि बीच में मतदान कर्मी आ रहे हैं। प्रवीण थोड़ा इस राइट साइड में दिखाई देंगे, वहाँ पे ये पेड़ के पीछे जो है ये जो पोलिंग पार्टी है वो नज़र आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों की अक्सर होती हैं। और जो पोलिंग पार्टी अंदर जाती हैं, अब जैसे सुरक्षा में लगे हुए जवान जो हैं वो गाड़ी में आ रहे हैं। और प्रवीण इनको भी दिखाइए क्योंकि ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराने वाले हमारे जवान हैं जो पोलिंग पार्टी अंदर गई हैं। तो 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर इस तरफ, और कुछ जो डीआरजी के जवान हैं वो बाइक से भी जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं। तो ये बाइक में जो जवान हैं इनकी भी तस्वीरें हम दिखा दें क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं बस्तर के इलाके में। और जो पैदल जो है सुरक्षाकर्मी और उसके साथ साथ मतदान कर्मी आते हैं। एक बार फिर वो तस्वीर प्रवीण दिखाइए क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित है और इस पेड़ के पीछे जो पोलिंग पार्टी पैदल नज़र आ रही है। हाँ, इधर, हाँ जूम करिए इसको इधर पे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पैदल जो है ना सुरक्षा के बीच में जो मतदान कर्मी होते हैं वो पूरे मतदान करा के लौटते हैं और इनके दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बल होते हैं। अब उस दोनों तरफ जो है कंपनियां आपको मिलेंगी, 100 मीटर उस तरफ है और 100 मीटर इस तरफ। वो बीच से ये मतदान कर्मी पैदल चलते हैं और पैदल चलने की जो दूरी है वो कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर होती है। और यहाँ से निकलने के बाद आगे पुल है, वहाँ पे बस मिलेगी और बस के बाद उन्हें फिर दंतेवाड़ा ले जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बीजापुर से आगे बढ़ते हुए दंतेवाड़ा पहुँचा हूँ और बस्तर लोकसभा सीट का ये जो क्षेत्र है ये छिंदनार कहलाता है। और यहाँ पे मतदान कर्मियों की आपने तस्वीरें देखी, तो ये बिरली तस्वीरें ऐसी बस्तर में आपको दूसरे जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अभी भी ऐसी स्थितियाँ हैं कि पोलिंग पार्टियों को पैदल जाना होता है और पैदल आना होता है। दोनों तरफ से सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। जी चलिए, ये बेहद अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई है। हमारे दर्शक भी बस्तर के उस इलाके को देख पा रहे हैं।
जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लौटूंगा मैं आपके पास जुल्फिकार। बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाबूलाल जी छत्तीसगढ़ की सियासत राजनीति को करीब से देखते हैं। बाबूलाल जी, पिछली दफा तो कांग्रेस ने अच्छी खासी फतह हासिल कर ली थी, बढ़त हासिल कर ली थी बस्तर सीट पर, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल उम्मीद से विपरीत आए। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पहली सीट, आज इकलौती सीट पर पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है। बस्तर पर सबकी नजरें हैं, बट वो वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं इसका इतिहास बताऊं कि बस्तर का जो इलाका है, जो सीट है ये बस्तर की लोकसभा की, ये ओरिजिनली शुरू से जो है कांग्रेस के खाते की सीट रही है और प्रारंभ से जो है 52-57 से ही जो है यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। और मानकूराम सोढ़ी यहाँ के एकमात्र नेता, बहुत बड़े नेता कहलाए जाते थे कांग्रेस के। उनके निधन के बाद जो है महेंद्र कर्मा एक बार निर्दलीय यहाँ से लड़े थे और वो जीते थे, निर्दलीय जीते थे। उसके बाद जो है मानकूराम सोढ़ी के निधन के बाद जो है बलिराम कश्यप का शासन आ गया, समझ लीजिए, और बस्तर क्षेत्र फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया। ये बात होगी 1998 की। 1998 से भारतीय जनता पार्टी के पास 98, 99, 2004 और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के बलिराम कश्यप लगातार यहाँ से सांसद रहे और कांग्रेस को जो है मानकूराम सोढ़ी को भी उन्होंने एक बार हराया, महेंद्र कर्मा को 2 बार हराया, क्योंकि महेंद्र कर्मा कांग्रेस में आ गए थे। और उसके बाद जो है 2014 में सहानुभूति वोट के कारण दिनेश कश्यप, जो बलिराम कश्यप के लड़के थे, उन्होंने इसकी विजय हासिल की। लेकिन 2019 में जो है उनकी टिकट काट दी गई दिनेश कश्यप की, जिसका दर्द उनको आज भी है। बेदूराम कश्यप को टिकट दे दी गई, जो फिर दीपक बैस से वो हार गए, फिर से कांग्रेस के हाथ में आ गई। और इस बार भी जो कांग्रेस का वजन पलड़ा कुछ भारी इसलिए दिखाई दे रहा है कि महेश कश्यप जो है वो कश्यप परिवार के नहीं है, बलिराम कश्यप परिवार से नहीं है। और राजनाथ सिंह जब यहाँ जगदलपुर आए थे तो उनसे जो है दिनेश कश्यप ने अपने दिल की बात कही कि साहब मेरी इस बार फिर टिकट काट दी गई। तो राजनाथ सिंह ने कहा फिर मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, सांत्वना देने का प्रयास। लेकिन वो दिल में उन्होंने क्या विचार किया है दिनेश कश्यप ने, कितनी मदद वो महेश कश्यप को कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहाँ के लोगों के दिल में है। और कवासी लखमा की खुद की जो इमेज है वहाँ पर वो बहुत अच्छी है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी उनकी आमद रफ्त जो है वो बिंदास बनी हुई है, वो जाते हैं वहाँ पर, लोगों से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अभी पक्ष में जो है कांग्रेस के जा रही है। और जिस प्रकार का मतदान का प्रतिशत दिख रहा है, जो तेजी दिख रही है, वो निश्चित रूप से जो है एक अच्छी स्थिति जो है, जागरूकता की स्थिति जो है चुनाव आयोग ने पैदा की है, इसमें सफलता पाई है, स्थानीय नेताओं ने मदद की है। निश्चित रूप से एक उत्साहजनक स्थिति है और भविष्य के अच्छे संकेत हैं कि आदिवासी इलाके में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहे सभी, चर्चा को हम जारी रखेंगे। बाबूलाल जी ने अच्छी बात बताई, बस्तर के इतिहास से जुड़ी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत छोटे से एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।